नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के आज के प्रैक्टिस पेपर सेट पे कुछ नई चीजें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रीति जमा अनुस्वार की संधि है। रीति जमा अनुस्वार की संधि क्या होगी? तो गौर करिए, रीति जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण यानी अंतिम ध्वनि जो है वो ह्रस्व ई है और अनुस्वार की पहली ध्वनि अ है। ई के बाद जब अ आता है तो य बनता है। यहां गौर करिए, कहीं भी य नहीं नजर आ रहा है बीच में, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। तो इन दोनों में देखेंगे कौन सा सही होगा। ऐसी कंडीशन होती है तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ठीक है, और अ जो है वो वैसे ही रहता है। अब गौर करिए, रीति में से ई निकल गया तो यह त जो है वो आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। और यह जो है वो आधा रहेगा, लेकिन उसमें जब ये अ मिलेगा तो यह पूरा होगा रित्य, और बचा क्या? नुस्वार, ठीक है। तो रित्य अनुस्वार मिलाकर के रित्य अनुसार बना है, ठीक है। आगे आ जाइए, गौहचरित, तो यहां पर सी विकल्प जो है वह सही होगा। गौहचरित की संधि है। गौहचरित में गौर करिएगा, यहां पर जो विसर्ग लगा हुआ है, जब विसर्ग के बाद च आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए, तालव्य श आधा हो गया है, सी विकल्प सही होगा। चक्रपाणी, चंद्रभान तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी, चंद्रभान तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। गौर करिएगा, चक्र पाणी यानी चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन? सरस्वती या कौन? सरस्वती के हाथ में चक्र नहीं होता, उनको वीणा पाणी कहा जाता है। वीणा है पाणी में जिसके, चक्र किसके हाथ में होगा? विष्णु के। तो चक्र पाणी, ये दोनों जो पद हैं मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यह तो बहुव्रीहि हो गया। चंद्रभान, चंद्रभाल, भाल मतलब माथे, चंद्र मतलब चंद्रमा, माथे मतलब भाल है, चंद्र है भाल पर जिसके, अर्थात कौन? शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात किसी विशेष स्त्री को कहा जा रहा है। तो ये तीनों जो समासिक शब्द हैं ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, तो सभी बहुव्रीहि होंगे। आगे आ जाएंगे, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुवन में देख लीजिए, पहला पद संख्यावाची है त्रि, नवरात्र में नव और त्रिलोक में त्रि, यहां भी तीन, यहां नव और यहां त्रि। दशानन में आपको लगेगा ये जो दश है यह संख्यावाची पद है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो 10 चीजों का समूह होती हो। तो जहां कभी भी किसी चीज का समूह होता है, इकट्ठा होना बताया जाता है किसी चीज का, वहां पर द्विगु समास का उदाहरण लिया जाता है या उसे द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है। लेकिन दशानन में 10 सिर का समूह, ठीक है, किसी चीज या पदार्थ के लिए नहीं बल्कि एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो अक्सर यह शब्द जो है लोग इसे द्विगु समास का उदाहरण मान बैठते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि पूर्व पद संख्यावाची है, 10 है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन यह गलत है, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बी जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहां भाव के अनुसार जाएंगे, न कि पूर्व पद संख्या के हिसाब से। तो यह पूरे शब्द को दिमाग में रख करके चलेंगे। तो कभी कभी ऐसे भ्रमित करने वाले शब्द आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, आदि संधि है या यण संधि है? निर्धन में मित्रों विसर्ग संधि होगी, क्योंकि निह जमा धन होता है निर्धन, ठीक है। तो यहां विसर्ग की जगह पर र हो जाता है। आगे आ जाइए, यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। हाँ, यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको डाउट हो सकता है कि रीति जमा अनुस्वार में रित्यानुसार क्यों हो रहा है, ठीक है। अनुस्वार या अनुसार बात एक ही है। एक्चुअली रीति जमा अनुस्वार लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, लेकिन अगर दोनों मिलाएगा जाएगा तो रित्यानुसार होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, छठवां प्रश्न, सरासर में कौन सा समास है? सरासर भी अक्सर कंफ्यूज, आज की इस वीडियो में मैंने ज्यादातर ऐसे शब्दों के उदाहरण लिए हैं जो ज्यादातर आपको कंफ्यूज करते हैं। सरासर शब्द में कौन सा समास है? यहां शब्द की पुनरुक्ति हो रही है, ठीक है।
ऐसे में यह अव्यय का भी काम करते हैं, तो ये अव्ययी भाव समास में आते हैं। आगे आ जाइए, ये द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि दोनों पद जो है अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची नहीं है, तत्पुरुष समास यानी दूसरा पद प्रधान हो और विग्रह करने पर समास की विभक्तियों का प्रयोग हो और सामासिक शब्द बनाने पर विभक्तियों का लोप हो जाए, ऐसी बात नहीं आ रही है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है जब सामासिक पद बनाते हैं। तो द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ ऐसी बात नहीं है और दोनों पद वाली बात भी नहीं है, दोनों समास वाली भी बात नहीं है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान शब्द को ध्यान दीजिए, संस्कृत में लिखा गया है योगस्य दानः, तो जब स्य लगता है तो षष्ठी हो जाती है, और इसको हिंदी में इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा योग का दान। तो कौन सा समास हो जाएगा? का की यानी विभक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है कारक की, तो वह तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है और यह हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण। आगे आ जाते हैं, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी। अब देखिए, मुखी मूल शब्द है, इसमें बहिर लगा है और वो बहिर है, र पूरा नहीं आधा र, क्योंकि जब र रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह आधा होता है। यह रेफ का र का रेफ रूप है। ठीक है, आगे आ जाइए, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। अब सुमित्रा शब्द गौर करिएगा, इसमें सुमित्र में आ लगा है। यूपी SSC के एग्जाम में कभी इसको बी विकल्प दिया था कि यह सही होगा, लेकिन यह यहां पर विकल्प ए सही होगा, सुमित्र और आ होगा। ठीक है, अब सुमित्र में भी ध्यान दीजिए कि इसमें जो उपसर्ग लगा है, मूल शब्द तो मित्र ही है, मित्र में सु लगा उपसर्ग और आ लगा प्रत्यय, तो बना है सुमित्रा। आगे आ जाइए, 10वां, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ठीक है, अब गौर करिए, कह जमा आवत होता है तो होता है कहावत, तो आवत यहां पर प्रत्यय है, क्योंकि कह धातु रूप है क्रिया का। ठीक है, तो जब क्रिया के धातु रूप के अंत में प्रत्यय जो लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, तो आवत कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के बाद में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, कि यह कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। कह, जैसा हम कहते हैं कह, सुन, उठ, बैठ, ये सब क्रिया के धातु रूप हैं। जब उसमें ना लगा देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। कह ना, चल ना, उठ ना, पढ़ ना, ना हटा दीजिए धातु रूप हो जाएगा। कह, चल, उठ, पढ़, गा, सुन, खेल, दौड़, हंस। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 11वां प्रश्न है, अहेर शब्द का तत्सम रूप होगा। अहेर शब्द का तत्सम, अहेर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम होगा आखेट। आखेट का मतलब है शिकार खेलना। चलिए आगे आ जाइए, 12वां प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है टीका। तिलक जो लगाते हैं तत्सम शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की देशज शब्द है। देशज शब्द गांव देहात में बोला प्रयोग किया जाने वाला शब्द देशज शब्द, इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं रहता। आगे, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। लालटेन शब्द लालटेन से निकला है। ठीक है, अब ये देखिए, यह इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का है, तो ये विदेशी शब्द है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द बूढ़ा, जो बूढ़ा शब्द में आपा लगा दिया गया है, ठीक है, बुढ़ापा हो गया है, यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है। आगे आ जाइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल किस राज्य का राज्यपाल है, कौन है? ठीक है, राज्यपाल एक कॉमन शब्द है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है कि वो किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, हम किसी को भी राज्यपाल ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान ना देकर के उन सारे राज्यपालों की तरफ इशारा कर रहा है जो अलग अलग राज्यों के हैं।
तो यह पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे आ जाइए 17वां प्रश्न, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें धड़ाधड़ शब्द जो है वो क्या है? धड़ाधड़ शब्द देखिए, ये बिकने की विशेषता बता रहा है, उसका रीति बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया के होने का तरीका बताने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये क्रिया के होने की मात्रा नहीं बता रहा है, क्रिया के होने का समय नहीं बता रहा है, क्रिया के होने का स्थान नहीं बता रहा है, बल्कि क्रिया के होने का तरीका बता रहा है कि बुकें पुस्तकें बिक रही हैं, लेकिन किस तरह से? धड़ाधड़। तो यह हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ खाली क्रिया विशेषण दिया है तो आप इस पर टिक मार्क कर लेंगे, प्रकार नहीं दिया है। आगे 18वां प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में पढ़कर शब्द होगा। ये जो पढ़कर शब्द है ये क्या है? यह पढ़कर जो शब्द है यह हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्योंकि जब हम क्रिया में कर लगा देते हैं, जैसे वह खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, तो खाकर शब्द उसके सोने से पहले, खाने की क्रिया जो है उसके सोने से पहले हुई, तो ऐसी क्रिया जो पूर्व होगी। तो अब पढ़कर क्या होगा? यहां पढ़कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। आगे लिखिए, मार शब्द पर्यायवाची है। ठीक है, तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भाई? मार शब्द जो है वो अनंग का पर्यायवाची है। अनंग का मतलब क्या है? कामदेव। ठीक है, मार शब्द अनंग का पर्यायवाची है। विडोला पर्यायवाची शब्द है। किसका है भाई? विडोला नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का या इंद्र का? तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। तो मित्रों, मैं समझता हूं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। लाइक करना मत भूलिए, लाइक करना बहुत जरूरी है, उससे हौसला बढ़ता है। आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई। कमेंट जरूर लिखिए, कोई संदेह है तो वो भी डालिए, और कोई नए विचार, नए सुझाव है तो वो देना मत भूलिए, क्योंकि आदमी के अंदर सुधार तभी होता है जब वो सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करे। आप सभी का यथोचित धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ